अच्छा। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं और आपके पास अच्छी एज है कि हम्म भाई 15%, 18% या 20%, 25% आप गेन कर सकते हो। मान लिया आपको लगता है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, रिस्क तो है, ऑब्वियसली रिस्क है, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हो कि जो आप सरप्लस मनी है वो म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करके या फर्दर फर्दर किसी प्रॉपर्टी में आपको लगता है, ये आपकी कॉल है, बोरोवर की कॉल है कि भाई अगर उसके पास इससे बेटर रिटर्न का ऑप्शन है तो वो ये कर सकता है कि होम लोन की ईएमआई रेगुलर बेसिस पे बढ़ता रहे और जो एडिशनल उसके बाद कोई इनकम या बल्क इनकम आई है वो म्यूचुअल फंड और शेयर्स में लगा सकता है, वहाँ रिटर्न जनरली। तो सर ये जो होम लोन होता है इसको लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, मतलब केवल इंडियन सिटीजन्स, एनआरआईज, कौन कौन होता है इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन है वो लोन ले सकता है। इवन बाहर जो एनआरआईज हैं वो बाहर जो नौकरी कर रहे हैं या इवन बिजनेस में भी हैं उनको भी यहाँ इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होम लोन मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन, होम लोन लेने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए? देखिए, होम लोन लेने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 70 साल है और जो सैलरीड पर्सन है उनकी है जब तक उनकी जॉब है, मतलब कई जगह 58 ईयर्स है, कई जगह 60 ईयर्स है। लेकिन हाँ अगर उनकी पेंशनेबल जॉब है तो कुछ बैंक है एनबीएफसी उसके बाद भी लोन का टेन्योर आपको मतलब दे सकते हैं। और कई बार आप एज अपने बच्चों को को बना लीजिए, उनकी एज कम है, 30 साल है या 35 साल की एज है, तो और आप मैक्सिमम टेन्योर यूज कर सकते हैं, 30 साल तक का ओवरऑल लोन आपको मिल सकता है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम सिबिल स्कोर की बहुत बात करते हैं जब भी कोई लोन लेना होता है, तो एक अच्छा सिबिल स्कोर, एक गुड सिबिल स्कोर कितने स्कोर को बोला जाएगा? देखिए आजकल जितने भी बैंक्स हैं, इवन कुछ एनबीएफसी ने भी अपने जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन के उनको सिबिल स्कोर से लिंक कर दिया है। तो इस वजह से सिबिल स्कोर आजकल बहुत मैटर करता है, उसमें आधा से 1% तक का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस हो सकता है, राइट। तो बेस्ट रेट लेने के लिए कम से कम स्कोर 800 के ऊपर हो तो बहुत अच्छा है, 750 भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल सिविल के स्कोर से लिंक हो गया है, तो जितना सिविल स्कोर आप अच्छा रखेंगे उतना ही आपको सस्ते रेट पर लोन मिलेगा। तो सर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको होम लोन कैसे मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स उनके रिक्वायर्ड होते हैं इस चीज में? हाँ, लेकिन जो सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है सभी के लिए सबसे पहले तो 3 इयर्स की बैंक आईटीआर मांगता है, 6 महीने का सभी क्या बोरोर हो या को बोरोर हो सभी के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगी जाएगी, उसके बाद आईटीआर मांगी जाएंगी, उनके साथ बैलेंस शीट मांगी जाएंगी और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उसके कंप्लीट 30 साल की चेन होनी चाहिए, इसके साथ एग्रीमेंट टू सेल मांगा जाएगा, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका अप्रूव मैप मांगा जाएगा और इसके अलावा जो आपके कोई लोन्स चल रहे हैं, बोरोवर के कोई भी लोन चल रहे हैं तो उसके रिपेमेंट ट्रैक चाहिए होंगे, उनके सैंक्शन लेटर चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, हाँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा और 6 महीने की जीएसटी रिटर्न्स भी बैंक मांगते हैं। और इसके अलावा अगर कंपनी के नाम से कोई होम लोन ले रहे हैं तो उस केस में भी प्रॉपर कंपनी के मेमोरेंडम मांगा जाएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी को अपना आईटीआर नहीं दिखाना या किसी के पास आईटीआर फाइल नहीं है तो वो जो सिटीजन है वो कैसे लोन ले सकता है? देखिए जो बैंक्स हैं वो तो इस तरह के लोन नहीं देते, लेकिन मैंने कहा कुछ एनबीएफसी हैं जो एग्रेसिवली होम लोन में डील कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि सीए से असेसमेंट कराते हैं आपके बिजनेस का कि आपके कच्चे पर्चे कितने हैं, आपके पास मूवमेंट कितनी है कस्टमर्स की और आपकी किस लोकेलिटी में शॉप है या आप कितना स्टॉक मेंटेन करते हैं, इसके बेसिस पर वो असेसमेंट करते हैं कि आपकी भाई मंथली इनकम इतनी है, आप इतने की ईएमआई भर सकते हैं। उसके अलावा फिर बैंक स्टेटमेंट भी देखा जाता है, अगर बैंक का बैलेंस और बैंक की ट्रांजैक्शंस अच्छी हो तो वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया होता है आपकी इनकम को असेसमेंट करने का। तो इस केस में सीए की रिपोर्ट जो होती है वो बहुत पहले काम करती है कि एक्चुअल इनकम आपकी कितनी है। तो उस केस में हाँ लोन अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब 1-1.5 करोड़ रुपए तक का लोन नो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट में मिल सकता है। कुछ एनबीएफसी एग्रेसिवली इस तरह के लोन देती हैं और कुछ बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो भी इस तरह के छोटे लोन देते हैं 50 लाख से लगभग 1 करोड़। तो सर एक होता है जॉइंट होम लोन,
इसकी मतलब क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखिए जनरली मैंने बताया है कि इंडिया में जो इनकम एक्चुअल होती है वो दिखाते नहीं लोग, नहीं दिखाते। राइट। और जिससे क्योंकि जो बैंक को तो पेपर चाहिए आईटीआर में, उसको एक कोई बेस चाहिए कि जिस बेसिस पे असेसमेंट करता है कि भाई आपकी इनकम इतनी है और इतनी ईएमआई आप भर सकते हैं। जनरली हर घर में उन वाले बच्चे भी रिटर्न भर रहे हैं और मदर्स भी रिटर्न भर रही है, फादर भी रिटर्न भर रहे हैं। तो बैंकों ने ये फैसिलिटी दी है कि सभी की इनकम को ऐड कर सकते हैं। 5 साल लोगों की फैमिली मेंबर्स के रिटर्न्स को ऐड किया जा सकता है और उसके बेसिस पर इनकम कन्वर्ट करके लोन की एलिजिबिलिटी निकाली जा सकती है और इससे ओवरऑल एलिजिबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है, कंबाइंड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हाँ, इस केस में क्या है प्रॉब्लम कि जनरली जितने भी बैंक्स हैं वो लोग सिर्फ जो ब्लड रिलेशन में है उसी की इनकम को क्लब करते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ हो गई, उनके बच्चे हो गए, बस इसके आगे नहीं होता। जैसे मुझे अपनी दोस्त के साथ अगर होम लोन लेने जाना है तो मुझे नहीं मिलेगा। आपको जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ बैंक्स हैं जो बहुत स्पेशल बैंक्स हैं। अच्छा। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा लेकिन मैंने 2 बार इस टेक्निक को अपनाया। अच्छा। राइट। मैं आपको दोनों केस स्टडीज बताता हूँ, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या है। हमने एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, हम देख रहे थे, सर्च कर रहे थे वसुंधरा गाजियाबाद में प्लॉट। तो ये वहाँ पे एवरेज प्राइस 200 मीटर का लगभग 88 लाख के आसपास आ रहा था। और वो था 2010 की बात बता रहा हूँ आपको। फिर हम और प्रॉपर्टी भी देखते रहे तो एक हमें प्लॉट दिखा 390 मीटर का। अच्छा। राइट। 390 मीटर वो हमें मिल रहा था 1 करोड़ 8 लाख रुपए का। अच्छा। आप समझिए कि 20 लाख रुपए में हमें ऑलमोस्ट डबल प्रॉपर्टी मिल रही थी। अब मेरी इनकम उतनी थी नहीं, लेकिन हाँ मेरे माइंड में ये क्लियर था प्रॉपर्टी में फायदा जब ही होता है जब प्रॉपर्टी बड़ी खरीदो और छोटा करके बेचो। राइट। तो हमने फिर क्या किया, हमने दोस्त अपने फ्रेंड के साथ जॉइंट लोन लिया। ओके। जॉइंट लोन लिया उस प्रॉपर्टी पे और फिर हमने 4 फ्लोर उसपे बनाए और हमने 2-2 फ्लोर आपस में डिवाइड कर दिए। तो आप यू कैन इमेजिन कि हमारी लैंड कॉस्ट कितनी कम हो गई। अगर ऑलमोस्ट हाफ हो गई। तो प्रॉपर्टी का ये नियम है, लेकिन ये टफ है, हर जगह से नहीं मिलता। हमें इस लोन लेने में 6 महीने लग गए जो है टू आइडेंटिफाई द सही बैंक की जो हमें देगा। जो है बड़ी मुश्किल में मतलब तैयार हुआ। मतलब जनरली बैंक्स मना कर देते हैं कि हम इस तरह के, क्योंकि बैंक का भी अपना रीजन है, क्योंकि आपस में डिस्प्यूट हो गया मान ली किसी वजह से तो लोन की ईएमआई वो किससे रिकवर करेगा। तो वो बैंक इस तरह के ट्रांजेक्शन जनरली अवॉइड करते हैं। राइट। फिर हमने एक और ट्रांजेक्शन की, उसमें हम लोग 3 पार्टनर थे और हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो इस तरह की सर्विसेज देती है, वो लोग हमारे साथ एसोसिएट पार्टनर थे। तो हमने गुड़गांव में फिर एक अगेन प्लॉट खरीदा 400 मीटर का। ये कोविड से पहले की बात है, 2017-18 में। तो तीनों हमने कंपनी के नाम से प्लॉट खरीदा। मतलब आप लोग कंपनी के नाम भी कोई भी लोन ले सकता है। कुछ लिमिटेड बैंक या एनबीएफसी है जो कंपनी के नाम से लोन देते हैं। तो उसमें हम लोग अब 3 पार्टनर्स है तो तीनों ज्वाइंटली उसकी ईएमआई भरते हैं और हम लोगों ने पूरी बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्ट की है वहाँ पे। ओके। तो ये एक अच्छी चीज है। रीजन क्या होता है कि एक इंडिविजुअल बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है कि आप 100 गज का घर खरीद सकते हो, या अगर आप जॉइंटली वही 400 गज के लिए जाते हैं, राइट, और उस पे फिर हम स्प्लिट कर लेते हैं फ्लोर वाइज, या जैसे अगर मान लोकल अप्रूवल है तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। आपकी कॉस्ट काफी कम आ जाती है। आप समझे ऑलमोस्ट हो सकता है कि आपकी जो बिल्टअप एरिया आपको बन के हो वो 50% पे आ जाए। बिल्डर भी तो यही करते हैं कि बड़ा चंक लिया उन्होंने 5 एकड़ का और नंबर ऑफ फ्लैट्स बना दिए और फिर आगे स्प्लिट करके थोड़े थोड़े उसमें बेच दिए। राइट। आप भी यही कर रहे हो, आप स्मॉल स्केल पे कर सकते हो। बिल्डर भाई 10 एकड़ या 20 एकड़ की टाउनशिप में कर रहा है, वो भी तो यही कर रहा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बोरोवर जॉइंट लोन ले सकता है अदर देन ब्लड रिलेशन ऑल्सो। तरीका मैंने आपको बताया है, दर्शकों को बताया है कि भाई अगर कोई आपकी कंपनी है साल 6 महीने पहले जिनके साथ लोन लेना चाहते हैं उनको उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए, उनको डायरेक्टर बनाइए, जॉइंट कोई बिजनेस करिए, फिर अगले 1 साल बाद बैंक के लिए अप्लाई कर लिए कि भाई हमें जॉइंटली लोन चाहिए, बैंक दे देंगे। ठीक है। तो सर इसमें जैसे हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है या कुछ है तो उसका भी कोई इम्पैक्ट
पड़ता है? हाँ बिल्कुल, जब जैसे इनकम असेसमेंट पहले तो करता है, अलग अलग मेथड जो मैंने बताए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मल्टीपल मेथड है, सैलरी के लिए जो आपकी फिर मंथली जो इनकम आ गई उसमें से बैंक जो आपके एग्जिस्टिंग लोन्स की ईएमआई चल रही है उनको माइनस कर देता है और जो नेट इनकम आती है उसके बेसिस पर एलिजिबिलिटी लोन की कैलकुलेट की जाती है। तो सर जैसे अब होम लोन जो रेट है वो पहले से तो चेंज हो चुका होगा, तो जो करंट होम लोन रेट है वो क्या है? देखिए मिनिमम रेट जो है लगभग 7.35 के पास अवेलेबल है और ये डिपेंड करता है फर्दर सिविल स्कोर कितना है बोरोवर का या किस बैंक से एनबीएफसी से लोन ले रहे हैं। ये तो लोएस्ट है, अपर साइड इट कैन बी 11-12% तक जाता है। सर अब आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि इसमें पहली बात तो कोई प्रोसेसिंग फीस होती है, नहीं होती है तो कितनी होती है, और कि इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस के अलावा भी और क्या चार्जेस रहते हैं? देखिए जो प्रोसेसिंग फीस है बैंक टू बैंक और एनबीएफसी वेरी करता है। मिनिमम रेट मिनिमम फीस आप कई बार 0% भी होती है, कई बार फेस्टिवल सीजन होता है, जनरली दिवाली के आसपास जो सीजन होता है ज्यादातर लोग घर खरीदते हैं तो उस समय ज्यादा बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए कई बैंक और एनबीएफसी 0 फीस पे भी काम चालू कर देते हैं। बट जनरली आप मान सकते हैं कि 10,000 मिनिमम फीस होती है, अपर लिमिट जनरली 1% तक जाती है। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का लोन लेना है तो उसकी फीस लगभग 1% मतलब 1 लाख तक जा सकती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस के अलावा बोरोवर को जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है वो बियर करना पड़ता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज है, सरसई चार्जेज है और जो स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह कुछ लगती हैं, कई स्टेट टू स्टेट ये वेरी करती है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ डिफरेंट होगी, दिल्ली में कुछ डिफरेंट होगी। दिल्ली में सबसे कम स्टैम्प ड्यूटी है लोन लेने के लिए, इवन शायद महाराष्ट्र में 0.5% है। हाँ, तो यहाँ प्राइसेस भी इतने ज्यादा है। हाँ प्राइसेस भी ज्यादा है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करती है और स्टेट टू स्टेट ओवरऑल वेरी करती है कि अलग अलग जगह डिफरेंट चार्जेस है। जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आप कह सकते हैं, तो वो कोई फिक्स नहीं है। और इसके अलावा कोई प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं? नहीं वो नहीं है। मैंने बताया ना, अब आरबीआई ने गाइडलाइन ऐसी चालू कर दी है कि फ्लोटिंग रेट है तो भाई कोई भी होम लोन पे कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं ले सकता। तो सर जैसे अगर कोई कम रेट का लोन ले रहा है तो उसके लिए ज्यादा प्रोसेसिंग फीस होती है, कैसे रहता है? देखो जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बैंक्स और एनबीएफसी इस तरह की टेक्निक जो फॉलो करते हैं कि अपफ्रंट आप हमें इतना दे दो तो हम आपका रेट कम कर देंगे या ये। तो बोरोवर के लिए तो बेटर ये है कि ओवरऑल कॉस्ट को असेस करें कि हमें इतना पैसा देना है, अभी देना है या बाद में देना है, तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। तो सर जैसे कभी ऐसा हो जाए कि जिसने होम लोन लिया है वो ईएमआई देना मिस कर दे किसी रीजन की वजह से, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए अगर ईएमआई बाउंस होती है तो एकदम एक तो ये सिविल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, दूसरा बाउंसिंग चार्जेस बोरोवर को अपने बैंकर को भी देने पड़ते हैं और जिससे लोन लिया उसको भी देने पड़ते हैं और सिविल बैडली अफेक्टेड होता है। तो मेरी सलाह है कि ईएमआई का जरूर ध्यान रखें, उसको कैजुअल अप्रोच ना रखें। ईएमआई को सबसे पहले प्राइमरी सोचें कि भाई इसको टाइमली देना है, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ में या फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए लोन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, बच्चे की एजुकेशन के लिए, कभी शायद मैरिज के लिए, इवन अगर बिजनेस ओनर है तो बिजनेस के लिए। तो सिविल आज की डेट में एक टूल हो गया है सारे बैंक एनबीएफसी के लिए। अदरवाइज अगर सिविल खराब होगा तो हो सकता है जो रेट आपको 8% मिलना था वो आपको 10% मिले, तो 2% की जो कॉस्ट है वो ह्यूज कॉस्ट है। मतलब अगर आपने 10 करोड़ का लोन लिया है तो 20 लाख होगी, अगर लोन 10 साल के लिए लिया है तो 2 करोड़ एडिशनल कॉस्ट आपने एक कुछ गलती की वजह से आपको देनी पड़ रही। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि अपने सिविल को प्रॉपर मेंटेन रखें, अच्छे से मेंटेन रखें। और सर ये अब जो होता है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, ये भी पार्ट ऑफ द लोन ही होता है एक तरीके से? नहीं जो अभी अब जो जैसे मान लीजिए कि ये स्टैम्प ड्यूटी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। मिनिमम मान लीजिए 5% से लेके 10% तक जाती है। महाराष्ट्र की अलग है, दिल्ली की अलग है, यूपी गवर्नमेंट की अलग है। बैंक इसको फाइनेंस नहीं करता स्टैम्प ड्यूटी को। ये आउट ऑफ द लोन होती है, ये बोरोवर को खुद अपने पास से पे करना होता है।
नेक्स्ट अब मैं ये पूछूंगी कि जो टिपिकल हमारी जो टाइमलाइन होती है लोन अप्रूव होने की, सारा प्रोसेस होने की, वो कितनी रहती है? देखिए, अगर सैलरीड पर्सन है तो जनरली 3 दिन में बैंक्स, कई बैंक्स हैं इमीडिएट अप्रूवल दे देते हैं। कई जगह डिजिटल ऑप्शन भी है, तो आधा घंटे में ही आप अपनी डिटेल डालेंगे तो उसके बेसिस पर भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 7 से 15 दिन तक का समय लग सकता है, या सिविल सब सही है और आपने टाइमली डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। सैंक्शन लेटर आता है एक सर, तो उसमें क्या क्या हमें चेक करना चाहिए कि क्या क्या उसमें चीजें मेंशन होनी चाहिए, एक बार आप बताइए ऑडियंस को। बिल्कुल। सैंक्शन लेटर जब भी आए आपके पास तो उनकी टर्म एंड कंडीशन को बोरोअर को जरूर पढ़ना चाहिए मोटा मोटा। जैसे कि सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, उसका रेपो रेट क्या है और उसपे मार्कअप बैंक ने कितना लगा रखा है, उसके बाद प्रोसेसिंग फीस क्या चार्ज की जा रही है। तीसरा है कि अगर वो स्विच ओवर कर रहा है, राइट, और या किस पीरियड में वो स्विच ओवर कर सकता है, तो वो चेक करना चाहिए कि रीसेट कब होगा, मतलब जो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो रीसेट का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस कोई चार्जेज अगर लगाए हुए हैं तो वो भी चेक करना चाहिए। फोरक्लोजर चार्जेस तो अब है नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अदर चार्जेज है जैसे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज है, सरसाई कोई चार्जेज है, तो उन सबको भी बोरोअर को चेक करना चाहिए। कई बैंक्स इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का तो जरूरी है, लेकिन कई बैंक्स जो बोरोअर की लाइफ पे भी इंश्योरेंस चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए किसी बोरोअर ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, राइट, और बैंकर्स को उनका अपना बैंकर्स या एनबीएफसी का अपना टारगेट है, भाई इतना इंश्योरेंस का बिजनेस करना ही है, और उसपे उनको 30-40% तक कमीशन मिलता है, अपना टारगेट पूरा करने के लिए बैंक को मिलता है। अब मैं एक जनरल आप आइडिया दे रहा हूँ कि मान लो किसी बोरोअर ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, बैंक ने कहा ठीक है हम इंश्योरेंस कवर करेंगे, भाई मैंडेटरी है, और बोरोअर की लाइफ पे वो इंश्योरेंस क्लेम करेगा वो, और वो उसका प्रीमियम लगभग 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम आएगा। तो 5 लाख प्रीमियम जब आएगा कि अगर मान लो बोरो कुछ बात हो जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को 1 करोड़ रुपए वापस कर देगी, ठीक है। मैं 100% रिस्क कवर करने के फेवर में हूँ, राइट, कि भाई ठीक है अगर किसी बोरो कुछ हो जाता है तो उसको भाई उसकी फैमिली को सफर करना नहीं होना चाहिए, कि भाई उसको अपने घर से मतलब हाथ नहीं, मतलब उसको घर उनके पास से ना जाए उनके बाद में है। हाँ, लेकिन तो ये 5 लाख का जो प्रीमियम है ये भी बैंक फाइनेंस करता है। अगर मान लीजिए कि 9% का ब्याज है तो उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है 9% 5 लाख रुपए का, ये भी अच्छा खासा कंपोनेंट होता है। तो मेरी तो सलाह ये है कि इस तरह का इंश्योरेंस खरीदने की बजाय टर्म इंश्योरेंस बोरोअर ले, सेम अमाउंट का। अच्छा। उसके 2-3 बेनिफिट हैं। सबसे पहले जो आप इंटरेस्ट 5 लाख पे पे करते उतने अमाउंट से आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो आपने जो 5 लाख खर्च किए हैं, एक तो वो खर्च नहीं करने पड़ते, पहली बात है। तो उस ओवरऑल कॉस्ट आपकी जो इंश्योरेंस कवर की है वो काफी मतलब कम आएगी, और ये कांस्टेंट रहेगा जब तक आपका लोन चल रहा है, या इवन उसके बाद भी आप अपना टर्म इंश्योरेंस कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरी तो सलाह ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन यही है। बाकी कई बार बैंक कंपल्सन करते हैं, बोरोअर को लेना ही पड़ता है कि भाई उसने अगर लोन लेना है, तो मैं तो मेरे हिसाब से मैं तो अपने कस्टमर को कभी भी एडवाइस नहीं करता। और मेरी कई बार बोरोअर से मतलब बैंकर से इसी बात पे लड़ाई होती है कि भाई हमारा बोरोअर इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं लेगा, क्योंकि ओवरऑल अल्टीमेट उस 5 लाख पे तो बोरोअर को भी तो इंटरेस्ट पे करना है। उसी इंटरेस्ट से अगर टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पे हो जाए ना, तो जो वन टाइम जो 5 लाख पे करना पड़ रहा है उससे बचा जा सकता है। तो सर इसमें जो लीगल और टेक्निकल वेरिफिकेशन वगैरह रहते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, बैंक इसके लिए अपने पैनल पे एडवोकेट्स और इंजीनियर्स को हायर करता है। इंजीनियर वैल्यूएशन वगैरह देखता है, और लीगल जो एडवोकेट होते हैं
वो उसको टाइटल चेक करते हैं 30 साल की कि सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, टाइटल प्रॉपर है या नहीं है। ये आपके बोरोवर के फेवर में भी है। मैंने आपको पहले भी बताया, इवन आपके पास घर खरीदने के लिए पैसे हों, फिर भी आप छोटा तो 10 लाख का लोन ले लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा ये प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं, ये सब कुछ मामला सेट है या नहीं है, सही है या नहीं है। भले ही आप 2 महीने बाद उस लोन को बंद कर दीजिए। कई हमारे फ्रेंड्स हैं, कई क्लाइंट्स हैं, ये ऐसा करते हैं। ये प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ कि ये काफी सही है। तो सर ये डिसबर्समेंट जो होता है, जो रिलीज करना होता है पैसे को, वो कैसे होता है? देखिए, अगर प्रॉपर्टी रेडी टू मूव, उस केस में तो बैंक का एडवोकेट जाता है। अच्छा। जब रजिस्ट्री होनी होती है उसी समय रजिस्ट्रार ऑफिस में जब बायर और सेलर दोनों सेल डीड पे साइन करते हैं, तो सेलर को वो पे ऑर्डर्स हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। लेकिन जो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, ये कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो बिल्डर्स की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिसबर्समेंट होता है। लोन सैंक्शन तो एक ही बार हो जाता है, और जैसे जैसे बिल्डर डिमांड करता है, डिमांड लेटर बैंक को सबमिट करना होता है। बैंक उसके बेसिस पर बिल्डर के फेवर में पेमेंट बना देता है। बैंक ये भी चेक करता है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है, उसको क्लोज मॉनिटर करता है, तभी लोन डिसबर्समेंट करता है। अगर बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है तो बैंक उसके डिसबर्समेंट को भी रोक देगा। राइट। पहले कुछ बिल्डर्स, रेपुटेड बिल्डरों ने क्या किया था कि डाउन पेमेंट ले लेते थे पूरा बिल्डर से। मान लीजिए 1 करोड़ का आपने फ्लैट लिया और आपने अपना कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए दे दिया और सारा 75 लाख रुपए पेमेंट अपफ्रंट ही ले लिया बैंक से, जबकि बिल्डिंग बाद में अगले 2 साल 3 साल में बन के तैयार होगी। कई जगह ये प्रॉब्लम्स आई, बिल्डर ने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए, राइट, और उन्होंने पैसा तो पूरा बैंक को मिल गया, बैंक से पैसा मिल गया, उन्होंने फर्दर डाइवर्सिफिकेशन कर दिया या प्रोजेक्ट को बीच में कंप्लीट करके ही छोड़ दिया। तो इस तरह से बचना चाहिए। कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोजेक्ट में ही जाना चाहिए, जहां आपको पेमेंट जो करनी पड़े वो CLP मॉडल में ही करनी पड़े, क्योंकि अदरवाइज तो क्या हुआ कि आपको लोन डिसबर्स हो गया, अब आपकी तो लायबिलिटी बैंक को है ही, देना ही देना है। आप बिल्डिंग बनाए या नहीं बनाए। कई जगह तो ऐसा वो भाग गए, कई जगह फ्रॉड भी हुए, तो ऐसे केस पिछले 8-10 सालों में काफी हुए हैं। तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की स्कीमों में फंसना नहीं चाहिए। तो सर एक हमारे पास क्वेश्चन आया था हमारे फॉलोअर का कि जैसे अगर कोई नॉन अप्रूव प्रॉपर्टी है तो क्या उनको उस पे भी लोन मिल सकता है, एक बार बताइए आप। हाँ बिल्कुल, अनअप्रूव प्रॉपर्टी में भी होम लोन मिल सकता है, लेकिन जनरली बैंक्स इसके लिए लोन नहीं देते। इसके लिए कुछ NBFCs हैं जो इस तरह के लोन देती हैं। जनरली कुछ जो छोटे प्लॉट्स होते हैं, यहाँ पे G+3 कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज्ड एरियाज हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनती है, तो NBFC अपना रिस्क लेते हैं और उस पे होम लोन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर ज्यादा होता है नॉर्मल बैंक से, तो लेकिन हाँ लोन मिल सकता है बोरोवर को यदि वो इस तरह की प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट या अपने रहने के लिए कोई लोन ले रहा है। तो सर एक टर्म आता है इनकम्बरेंस, ये क्या होता है और क्यों होता है? जनरली जब भी बैंक कोई लोन देता है, होम लोन लेता है, तो एडवोकेट से एक नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेता है कि भाई इस प्रॉपर्टी पे कोई भी किसी बैंक का लोन नहीं है, ये प्रॉपर्टी क्लियर है। इसी को नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है और ये एडवोकेट से बैंक लेता है। तो सर जैसे अगर कोई विलेज एरिया में रह रहा है, गांव एरिया में रह रहा है, तो उसको क्या लोन मिल सकता है? और सेकंड एक और चीज, किसी को अपना दूसरा घर बनाना है तो क्या वो सेकंड होम के लिए लोन ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है, सेकंड होम के लिए लोन इजीली मिल जाता है। विलेज में भी अगर प्रॉपर्टी अप्रूव है तो लोन मिल सकता है। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होना चाहिए, इवन कई बार अनअप्रूव भी है, वहाँ का जो लोकल म्युनिसिपल एरिया है वहाँ से अप्रूवल होनी चाहिए, तो वो होम लोन मिल सकता है। हाँ, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड पे कोई अगर इस तरह की प्रॉपर्टी बनी हुई है तो उसके लिए लोन नहीं मिलेगा। तो सर आजकल जैसे पता है आपको पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन होते हैं, तो हम क्या ऑनलाइन बैठे अप्लाई कर सकते हैं होम लोन के लिए? हाँ, कई बैंक्स और NBFC ने अपने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जहाँ आपको इन प्रिंसिपल लोन मिल जाता है। हाँ, सैलरीड में तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है इतनी सैलरी आ रही है, इस कंपनी से आ रही है, ऑनलाइन वो वेरीफाई भी हो जाता है डाटा से, और सिबिल भी
ऑटो फैच हो जाता है, तो ऑलमोस्ट उसमें तो एक्यूरेसी लगभग 80-90% है कि एग्जिस्टिंग लोन क्या चल रहे हैं वो पता चल जाता है। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड केस में ये इन प्रिंसिपल होता है, फाइनल अप्रूवल विद इन अ वीक मिल जाता है जब बैंक्स फिजिकल विजिट करता है और उनके बिजनेस को देखता है कि क्या बिजनेस है कैसे है। तो सर जैसे कई लोग प्री पेमेंट वगैरह करते हैं, तो ये करना सही होता है या नहीं होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं और आपके पास और कोई, देखिए जो होम लोन का ब्याज है वो आज 7.35% है। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं और आपके पास अच्छी एज है कि भाई 15%, 18% या 20%, 25% आप गेन कर सकते हो, मान लिया आपको लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, रिस्क तो है, ऑब्वियसली रिस्क है, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हो कि जो आप सरप्लस मनी है वो म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करके या फर्दर किसी प्रॉपर्टी में आपको लगता है, ये आपकी कॉल है, बोरोवर की कॉल है कि भाई अगर उसके पास इससे बेटर रिटर्न का ऑप्शन है तो वो ये कर सकता है कि होम लोन की ईएमआई रेगुलर बेसिस पे बढ़ता रहे और जो एडिशनल उसके बाद कोई इनकम या बल्क इनकम आई है वो म्यूचुअल फंड और शेयर्स में लगा सकता है। वहाँ रिटर्न जनरली 15% से 20% के बीच आता है, तो ओवरऑल उसके लिए फायदा है कि वो 8-10% एक्स्ट्रा गेन ले सकता है। तो सर एक टर्म आता है टॉप अप लोन, ये क्या होता है और मतलब हम अगर किसी को लेना है तो कैसे ले सकता है? देखिए, अगर किसी का ऑलरेडी होम लोन चल रहा है और उसको हो सकता है कि एडिशनल नीड हो, वो कैसे हो सकता है, पर्सनल नीड हो सकती है, उसकी बिजनेस की नीड भी हो सकती है, राइट, उसके लिए वो एडिशनल लोन ले सकता है। लेकिन ओवरऑल जो लोन टू वैल्यू मैंने आपको बताया है वो 75% से ज्यादा नहीं रहेगी। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 5 करोड़ है और उसने होम लोन 1 करोड़ रुपए का ले रहा है। अब मान लीजिए उसको अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए एडिशनल लोन चाहिए या उसको मैरिज के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है या उसने कोई अपना एडिशनल बिजनेस चलाना है या एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई जरूरत है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग बैंकर को बोल सकता है कि हमें एडिशनल भाई 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो एडिशनल इसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसमें मतलब 75% मतलब हो गया कि 5 करोड़ का मैक्सिमम लोन 3.75 करोड़ तक मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ बैंक तो कहते हैं कि भाई ठीक है, जितना आपका होम लोन चल रहा है उतना अगर आप एडिशनल लोगे तो हम होम लोन के रेट पे देंगे, मतलब 7.35 पे भी मिल सकता है, ठीक है। और कुछ बैंक तो जो एडिशनल जो भी लोन होगा उस पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट चार्ज करते हैं। तो बोरोवर के लिए जब भी लोन के लिए अप्लाई करें तो ये चेक कर ले कि उसकी बैंक एग्जिस्टिंग बैंकर क्या हमें प्रपोजल दे रहा है एडिशनल लोन का, 2-4 और बैंक से एनबीएफसी से बात करें कि ओवरऑल लोन पे उसको क्या इफेक्टिव पड़ रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे और उसके बाद डिसीजन ले कि कहां से उसने लोन लेना है। सर एक टर्म आता है बैलेंस ट्रांसफर, क्या होता है, कब कंसिडर करना चाहिए और इसके क्या कोई स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं अलग से? देखिए, आरबीआई के द्वारा आप तो कोई आप फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। अगर आपको बेस्ट डील लगती है, आपका बैंक कह रहा है एग्जिस्टिंग आपका लोन 9% पे चल रहा है और आपका बैंक आपको दूसरा बैंक अगर आपको 7.5 ऑफर कर रहा है तो आप तुरंत स्विच हो जाइए, ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोरक्लोजर चार्जेस लगने नहीं है। इस तरह के टेक ओवर्स लोन में ज्यादातर टेक ओवर में बैंक फीस 0 होती है, तो आपके पास एडिशनल मतलब कोई ऐसा नहीं है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है बोरोवर का और वो अपना ट्रांसफर करा के एडिशनल लोन की रिक्वायरमेंट है वो भी ले सकता है। तो ये अपने मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आपके बैंक ने क्या रेट दिया हुआ है उसको आप कंपेयर कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे बैंक से अप्रूवल ले आए तो आपका एग्जिस्टिंग बैंकर ही उसके हिसाब से रेट आपको रिवाइज कर देता है, तो ये तो विन-विन सिचुएशन है बोरोवर के लिए। अपने एग्जिस्टिंग बैंकर से नेगोशिएट कीजिए। हाँ। अगर आपको लगता है कि मार्केट रेट चल रहा है और आपका रेट ये चल रहा है, आप टाइमली अवेयर बनिए, अवेयर रहिए, नेगोशिएट बनिए, कीजिए और हमेशा अवेयर रहिए कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। ये नहीं कि एक बार लोन ले लिए 10 साल तक आपको पता ही नहीं, आप ईएमआई करते जा रहे हैं। एक और फीचर है जो बैंक्स ओडी के फॉर्म में भी होम लोन देते हैं, जिसको होम सेवर बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका बिजनेस ऐसा है या आपका बिजनेस ऐसा है या आपकी कोई एडिशनल इनकम भी है, तो उस केस में क्या होता है कि आपने मान लीजिए 2 करोड़ का होम लोन लिया और कई महीने में ऐसे दिन होते हैं जब आपके पास पर्सनल सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं या आपके करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं, तो उस पर तो कोई बैंक आपको ब्याज दे नहीं रहा। अगर होम सेवर में जाते हो आप
तो वो 50 लाख रुपए आप होम सेवर में जमा कर दिए, तो आप पे जो ओवरऑल इंटरेस्ट लगेगा वो नेट उस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 50 लाख पे आप होम लोन पे इंटरेस्ट सेव कर सकते हो, और जब जरूरत हो तो दोबारा आप विड्रॉल कर लो। तो वो एक ओडी ओवरड्राफ्ट की तरह का, तो ये एक अच्छा फीचर्स है। इसको कोई भी बोरोवर या लेंडर कोई भी बोरोवर यूज कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें जनरली 20-25 पैसे का डिफरेंस होता है। अगर जो नॉर्मली कहीं रेट आपका नॉर्मल स्कीम में 7.5 चल रहा है, तो हो सकता है स्मार्ट होम लोन में वो 7.75 आपको चार्ज। सो सर, एक टर्म आता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, क्या होता है और क्यों मैटर करता है? देखिए, जब भी आप लोन सैंक्शन हो जाता है और लोन जब आपका डिसबर्समेंट हो जाता है, लोन का रिपेमेंट शेड्यूल देता है, इसी को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देता है। इसमें क्लियर जानकारी होती है कि भाई आपकी ईएमआई कितनी रहेगी, ये ईएमआई किस डेट में लगेगी, और इसका कंपोनेंट क्या रहेगा। मान लीजिए 1 लाख की ईएमआई है, तो उसमें कितना प्रिंसिपल जाएगा, कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा। तो इससे एक डिटेल आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए किसी भी लैंड बोरोवर के लिए। ये बहुत जरूरी है बैंक से लेने। और सर, जैसे कोई बोरोवर है, अगर वो रीपे ना कर पाए कई रीजंस की वजह से, तो क्या होता है फिर उस केस में? देखिए, अगर लोन रिपे नहीं हुआ तो 90 डेज में किसी बोरोवर ने ईएमआई नहीं दी, तो उसका अकाउंट एनपी हो जाएगा, और उसके लोन के रिकवरी के लिए बैंक कोर्ट में जाएगा, सरफेसी एप्लीकेबल होगा, और उसकी प्रॉपर्टी को बैंक ऑक्शन कर सकता है। तो सर, फॉर एग्जांपल जैसे कोई जॉइंट लोन लेता है, तो उसमें जो है आपका टैक्स बेनिफिट कितना मिल सकता है ऐसे बोरोवर को? देखिए, जो ओल्ड स्कीम थी उसमें क्या था कि जो इंटरेस्ट बोरो जो आपने होम लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट का बेनिफिट 2 लाख रुपए का था, और 80C में 1.5 लाख रुपए का था, राइट। अगर 2 बोरोवर है तो दोनों बोरोवर को ईच मतलब डबल हो जाएगा, मतलब 2 लाख रुपए एक फर्स्ट बोरोवर को भी बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का, और सेकंड बोरोवर को भी 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह 80C में अगर 1.5 लाख का बेनिफिट जो है बोरोवर नंबर 1 को ही मिलेगा, और सेम बेनिफिट बोरोवर नंबर 2 को मिलेगा, तो ओवरऑल टैक्स बेनिफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमेशा बेनिफिशियल है। अगर कोई लोग ओल्ड स्कीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं कि मैक्सिमम जितने बोरोवर हो सकते हैं उनको बोरोवर बना लीजिए। हाँ, लेकिन ये कंडीशन है कि लोन का रिपेमेंट भी सभी के बैंक अकाउंट से जाना चाहिए प्रॉपर से कंप्लायंस को करने के लिए। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी है, मैंडेटरी है या नहीं? हाँ, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है। कोई अर्थक्वेक है या किसी वजह से प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, तो वो लोन को सेफगार्ड करता है, और इसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं होता। तो मेरी तो एडवाइस है, इवन ये रिक्वायरमेंट भी है, मैक्सिमम जितने भी बैंक्स हैं एनबीएफसी इसको मैंडेटरी बनाते हैं कि भाई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हमेशा लेना चाहिए। इसमें हाँ, जैसे आपका 15 साल 20 साल या 30 साल का होम लोन है, तो एक सिंगल पॉलिसी ले लीजिए, उसका प्रीमियम भी काफी कम पड़ता है, बहुत नॉमिनल प्रीमियम होता है, इजीली कोई भी बोरोवर उसको मतलब अफोर्ड कर सकता है। तो सर, जैसे कि हर जो भी ये सारी स्कीम्स होते हैं, जब भी कोई लोन लेना होता है तो थोड़ी स्कीम्स बनी होती हैं जो हमारी फीमेल्स हैं, विमेन हैं, उनके लिए बने होते हैं। तो ऐसे होम लोन के केस में भी फीमेल्स के लिए अगर कुछ स्पेशल स्कीम्स वगैरह या रूल्स हैं? नहीं, ऐसी कोई खास स्कीम तो वुमेन्स के लिए नहीं है, जनरल स्कीम्स है। जनरली वुमेन्स उसमें को-बोरोवर होते ही हैं, जनरली हस्बैंड वाइफ मिलके ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऐसा कोई स्पेशल स्कीम नहीं है कि भाई वुमेन बोरोवर होगा तो उसके लिए होम लोन कोई स्पेशल कंडीशन। होम लोन के केस में ऐसा स्पेशल। तो सर, जैसे अलग अलग बैंक्स होते हैं, जब भी हम होम लोन लेने जाते हैं तो अलग स्कीम्स होती हैं। बैंक्स कुछ अपने अलग ऑफर्स वगैरह देते हैं, उनकी अलग स्कीम्स होती हैं। तो हम घर बैठे ये सारी चीजें कैसे कंपेयर करें? क्योंकि आजकल जो लोन लेने जा रहा है, जो बोरोवर है, उसको अवेयर होना काफी जरूरी है। तो कोई मेथड बताइए आपकी, कैसे हम कंपेयर करें? देखिए, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बैंक बाजार है, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मल्टीपल बैंक्स की मल्टीपल स्कीम्स को या रेट्स को या पासिंग फीस को कंपेयर किया जा सकता है, और बोरोवर उसके बाद लोन लेने से पहले 2-3 बैंक को अप्रोच कर सकता है, जहाँ डील उसको सही लगती है, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम लगता है, अदर चीजें प्रॉपर लगती हैं, तो वहाँ लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, सो सर, अब लास्ट में मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि
लोग जो हैं काफी बार गलती कर देते हैं लोन लेते टाइम। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है तो आप बताइए कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपने देखी हो लोग करते हैं यूजुअली और उनको अवॉइड करना चाहिए, ऐसी मिस्टेक्स आप बताइए ऑडियंस को। देखिए, सबसे पहला तो ये है, कभी कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो ऑडियंस को मेरी यही राय है कि सबसे पहले तो उसका प्री अप्रूव लोन के लिए अप्लाई करें 2-3 बैंक्स में, राइट। उसके पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आप प्रॉपर्टी किस एरिया में लेना चाहते हैं। अगर प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है तो उसके लिए बैंकर अलग होंगे, अगर प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड एरिया में है तो बैंकर्स अलग होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये चेक कीजिए किसी बिल्डर की कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से अप्रूव्ड है। तो उस केस में सिर्फ आप उन्हीं बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अदर बैंक्स उसमें लोन नहीं देंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन किसी की सोसाइटी या बिल्डर फ्लैट है। तो सबसे पहले तो प्री अप्रूव लोन के लिए जाएं, जिससे कि जब आप प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के लिए जाएं, तो आपके पास एक पावर होगी कि भाई हमारा अरेंजमेंट इतना है, भाई मेरे पास पॉकेट में इतने पैसे हैं और इतना बैंक का लेटर है कि भाई इतना पैसा हमें मिल जाएगा। उसके बाद जब आप टेबल पे बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे सेलर के साथ में, तो वो आपकी पॉजिटिव चीज होगी। पहली बात तो ये। दूसरा, आप उसको पूरा टोकन मनी, जनरली मार्केट प्रैक्टिस ये है कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो टोकन मनी 10 लाख रुपए दी जाती है। लेकिन मेरी राय है कि पहले उसको आप 1 लाख रुपए दीजिए और उसको बोलिए सर हमें एक साथ 1 वीक का टाइम चाहिए कि मैं आपकी प्रॉपर्टी की टाइटल चेक करा लूं कि जो प्रॉपर्टी हमें बेच रहे हैं इसका टाइटल क्लियर है भी या नहीं, बैंक इस पे लोन देगा या नहीं। जनरली लोग मान जाते हैं, जिससे क्या हुआ कि आपको पता है, आप कोई लॉयर तो है नहीं, आप प्रॉपर्टी खरीदने जाए आपको नहीं पता कि पीछे से क्या हो रहा है, टाइटल कैसा है। अकेला फिजिकल पेपर होने से नहीं होता। मैंने ऑलरेडी इसमें कवर किया है कि लीगल एयर सर्टिफिकेट या रिलिंक्विशमेंट डेट प्रॉपर ना होने से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एज ए आम कोई भी बोरोवर है या कोई होम बायर है, वो ये चीज नहीं ट्रैक कर सकता विदाउट एडवोकेट की एडवाइस से। एडवोकेट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, चेन के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के नंबर से वो चेक करता है कि ये प्रॉपर्टी सही है भी या नहीं। क्योंकि ओरिजिनली तो कोई भी बना सकता है, कोई डुप्लीकेट सेल बना के आपको दिखा रहा है कि मैं इसका प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, भाई हमें पैसा दे दिए 10 लाख रुपए, राइट। आपको बाद में पता चले जो फर्जी डॉक्यूमेंट थे ये। तो प्रॉपर अप्रोच यही है कि सबसे पहले तो प्री अप्रूव लोन करा लें। उसके बाद जब भी सेलर से आपकी मीटिंग हो तो उससे टाइम लें, उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लें और अपने बैंक के एडवोकेट को दिखाएं कि भाई इसको चेक कर दो। और अगर वो प्रॉपर्टी का टाइटल बैंक क्लियर कर देता है, उसके बाद फर्दर ट्रांजेक्शन के पैसे दें। जिससे फायदा क्या हुआ कि आपकी टेंशन बिल्कुल कम होगी, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे कि एटलीस्ट टाइटल आपकी प्रॉपर्टी का क्लियर है जो आप खरीदना चाहते हैं। अदरवाइज कई केसों में ऐसा होता है कि उन्होंने फर्जी सेल डेट दिखा दी, कई केसों में होता है टाइटल सही नहीं है, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, मतलब किसी के 4 भाई है ना, या 2 भाई थे, एक ने तो रिलिंक्विशमेंट डीड कर दी, दूसरा बेचना नहीं चाहता है, अब आपने टोकन मनी दे दी, आपका पैसा तो फंस गया ना, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए जो भी टोकन मनी दे दिए। अब वो कह रहे हैं नहीं वो हमारे दूसरे बंदे मान नहीं रहे हैं, दूसरे भाई साहब हमारे मान नहीं रहे हैं, मेरे फादर नहीं मान रहे प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ओरिजिनल टाइटल देखें, प्रॉपर्टी देखें, सारे उसके जो सेलर हैं, कई बार ज्वाइंट नाम से प्रॉपर्टी होती है तो सभी से मिलें, सभी का इंटरेस्ट है या नहीं। उसके बाद जब एग्रीमेंट टू सेल हो तो उसमें सभी सेलर्स के साइन होने चाहिए। वो एक बाउंडेशन होती है उनकी कि भाई वो उनको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी अगर आप अपना टाइम से पैसा उनको दे देते हैं। अगर वो बैक करते हैं तो उनको डबल पैसा आपको देना पड़ेगा, जनरली ये एग्रीमेंट में लिखा जाता है ना। और उसके बाद प्री अप्रूव लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर लें, फाइनेंशियल टर्म्स को चेक कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। मतलब आजकल ऑडियंस का अवेयर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं तो वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका एरिया नहीं है, एरिया ऑफ वर्किंग नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि टाइटल्स क्या होता है। कोई लाइफ में जनरली लोग 1 या 2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो उसके एक्सपर्ट तो है नहीं,
अब कोई सिंगर है उसको ये थोड़ी नहीं पता होगा प्रॉपर्टी के काम में क्या क्या होगा। सबका अपना एरिया होता है। वो लाइफ में एक दो बार ही तो प्रॉपर्टी खरीदता है कोई बंदा, अपने रहने के लिए अपग्रेड करेगा तो वो बात अलग है। पहले तो लोग जब रिटायरमेंट होते थे तब प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है, लोगों की सैलरी जितनी इंक्रीज हो रही है, तो पिछले 10-15 सालों में काफी इम्प्रूवमेंट आया है, ऐसा नहीं है। लोग अब सबसे पहले उनको चॉइस होती है, और मेरी एडवाइस भी होती है कहीं भी आप घर सबसे पहले होना चाहिए एक, क्योंकि जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, सोसाइटी में आपको एक एसेट बन जाता है, एसेट बनता है, आपको इज्जत मिलती है। ये है, आप फ्यूल खर्ची नहीं करोगे, सबसे पहले आप ये करोगे और चीजें करोगे। तो ठीक है, थैंक यू सर, आपने सारे हमारे डाउट्स क्लियर करे होम लोन के रिगार्डिंग। इतने अच्छे से आपने एक एक चीज बताई हमारी ऑडियंस को, बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ आज पॉडकास्ट करके। थैंक यू दर्शना, थैंक यू लिसनर्स। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, अगर आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी हो, आज ही कॉन्टैक्ट करें हमें on 9863020202 या विजिट करें financeseva.com. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel.